हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का वीडियो नंबर 7। उसमें क्या है, उसमें आज हम लोग करेंगे सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ रहे थे एंड इसमें हम लोग करेंगे सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इसके पहले के वीडियो में मैं आपको एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच बता चुकी हूँ। स्टिल एक बार रिकैप कर देती हूँ, बिकॉज मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके चाहे प्री बोर्ड्स हो या बोर्ड्स हो, उसमें ये क्वेश्चन आना ही आना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, आप सैम्पल पेपर का लेवल लाइक पैटर्न आपके सैम्पल पेपर का वैसा ही है जैसा हमारा था। तो उसके हिसाब से मैं आपको बता सकती हूँ, मैंने जितने भी प्री बोर्ड्स दिए, बोर्ड दिए, सप्लीमेंट्री दिया, तीनों में ये क्वेश्चन था ही। तो आई एम टेलिंग यू, आप में भी ये क्वेश्चन रहेगा ही। एंड बोर्ड्स में एंड CUET में भी इससे MCQs आ जाते हैं। नाउ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच में क्या था, हम लोग y एक्सिस, x एक्सिस, इधर हम लोग ले लिए AD एंड AS एंड इधर ले लिए लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ओरिजिन, दिस इज आवर AS कर्व, 45 डिग्री बना रहा है। ये हो गया हमारा एग्रीगेट डिमांड AD, इसको क्या कहते हैं C+I। 2 सेक्टर इकोनॉमी में हम लोग काम कर रहे हैं, पिछले वीडियो में हमने एजम्पशंस कर रखा है। अब क्या है कि हमारा जो ये लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे हमारा एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई है एंड इसी को हम लोग कहते हैं इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड क्या होता है, द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड विच इज मेट बाय द एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड का वो लेवल जो हमारे सप्लाई के इक्वल है, वही हमारा इफेक्टिव एग्रीगेट डिमांड होता है, इफेक्टिव डिमांड जिसे कहते हैं। तो ये हो गया हमारा इफेक्टिव डिमांड वेयर AD इक्वल टू AS। अब मान लो ये आपका लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट Y1 है। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट के पहले क्या हो रहा है। अगर हमारी इकोनॉमी में लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये रहे, ठीक है, ये रहे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई है, दिस इज आवर एग्रीगेट सप्लाई एंड ये इतना हमारा एग्रीगेट डिमांड है, ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई है, कुछ ना कुछ यूनिट है हर जगह। ये हमारा लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई है इतना एंड हमारा एग्रीगेट डिमांड ये है। तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, देयर इज अ गैप बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पे हमारा एग्रीगेट सप्लाई इस पॉइंट पे, मान लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर ये रहता तो इस पॉइंट पे हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई है इट इज़ लेस देन एग्रीगेट डिमांड। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में फर्म को ऐसा लग रहा है कि डिमांड आगे जाके ज़्यादा होने वाला है। हम लोग एक्स एंटी वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, फ्यूचर में जो वो डिमांड प्लान कर रहे हैं वो ज़्यादा है, तो उनका एक डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री होगा, डिजायर्ड इन्वेंट्री। उन्होंने मान लो कुछ भी रखा कि हमारा ये डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री है एंड अब वो प्लान कर रहे हैं कि उनका जो भी एग्रीगेट सप्लाई है उससे ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड होने वाला है। तो एज अ फर्म आप क्या करोगे, अगर आपको लगे कि डिमांड ज़्यादा होने वाला है तो सप्लाई के बाद जो हमारा नॉर्मल काम हो रहा है जिसमें बिजनेस में, उसके अलावे जो फर्म होते हैं वो एक डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करके रखते हैं टू मीट सच इंक्रीज इन द डिमांड। वो अब सबसे पहले आप उस इन्वेंट्री को यूज करना शुरू करोगे। अगर मान लो आपकी 100 यूनिट्स है डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री, तो अब धीरे धीरे आप उसे ख़त्म करना शुरू करेंगे, 80 होगा, 60 होगा, कुछ भी धीरे धीरे कम होते जाएगा हमारा डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री। बट हमें वो एक मेंटेन तो करके रखना है ना 100 यूनिट। So to bring that desired level of inventory back to its level, firms अपने प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। 100 यूनिट्स तो हमें चाहिए ही चाहिए, डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री जो हमारा है। अब अगर हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि हमारा एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होने वाला है, तो हम तो सबसे पहले अपने डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री को हम ख़त्म करेंगे। ऑब्वियसली ख़त्म होगा क्योंकि डिमांड ज़्यादा होने वाला है। अब उस डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री में जितनी कमी आई है, ये अगर डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री है, इसमें हमारा इतना कम हो गया, इतना उन्होंने बेच दिया, इसे ब्रिंग बैक अपने इस लेवल पे लाने के लिए हम अपने प्रोडक्शन को क्या करेंगे,
इंक्रीज कर देंगे। प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, सीधी सी बात है। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो रिसोर्सेज, लेबर जो भी है उन सब का एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा हमारी इकोनॉमी में। तो अगर एम्प्लॉयमेंट इफेक्टिव डिमांड से पहले का कोई सिचुएशन आए तो ऐसे में क्या होगा, हमारा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन आउटपुट, ये सब होगा। अब मान लो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई यानी इफेक्टिव डिमांड के बाद के लेवल को देखें तो वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हमारा एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो रहा है एग्रीगेट डिमांड से। ये देख रहे हो ना इस गैप को, इस गैप पे हमारा एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है किससे, एग्रीगेट डिमांड से। इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब ये है कि फर्म जो प्रोड्यूस करना चाह रहे, जो सप्लाई करना चाह रहे फ्यूचर में, उस सप्लाई के अकॉर्डिंग वो जो उन्होंने जो प्लान कर रखा है उसके अकॉर्डिंग एग्रीगेट डिमांड कम है। अब जो ये हमारी 100 यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री है वो बढ़ जाएगी, कुछ नहीं बिका तो वो भी इन्वेंट्री में ऐड हो जाएगा। अनवांटेड इंक्रीज इन इन्वेंट्री, ये डिजायर्ड लेवल है हमारा, यहाँ अनएक्सपेक्टेड फॉल हो गया तो उसे फिर इंक्रीज कर दिए थे लास्ट केस में। इस केस में हमारा जो इन्वेंट्री का लेवल है वो अपने डिजायर्ड लेवल से बढ़ जाएगा। अब अगर डिजायर्ड लेवल से इन्वेंट्री बढ़ा तो फर्म क्या करेंगे, उन्हें चाहिए तो 100 यूनिट्स से 120 यूनिट्स हो गया, वो क्या करेंगे, अपने प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देंगे। प्रोडक्शन को डिक्रीज किया प्रोडक्शन को डिक्रीज किया तो क्या होगा, ये हमारा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, प्रोडक्शन डिक्रीज किया तो भाई लेबर हटाना शुरू करेंगे, रिसोर्सेज कम लगाएंगे, तो हमारा जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा इकोनॉमी का वो कम होता जाएगा। ये Y1 था, ये मान लो Y2 का केस था एंड ये Y3 का केस था। कब तक कम होगा, जब तक हमारा एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई यानी इक्विलिब्रियम का कंडीशन नहीं आ जाए। ये हमारा इक्विलिब्रियम का कंडीशन था ना, जहाँ हमारा एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई था। तो ये था हमारा ADES अप्रोच, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बात करा। अब नया आता है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। वैसा अलग से कुछ नहीं है, बस हमने AD एंड AS को ही थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम इकोनॉमी में तब आएगा जब हमारा डिजायर्ड लेवल ऑफ सेविंग्स यानी हाउस होल्ड का डिजायर्ड लेवल ऑफ सेविंग्स एंड फर्म्स का डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट सेम हो। कब आएगा इक्विलिब्रियम, जब हमारी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट सेम हो। अब देखो, सबसे पहले तो शेड्यूल से बात करते हैं। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ले लिया, फिर हमने इनकम ले लिया जिसको AS भी कहते हैं, AD, AS, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, रिमार्क्स। ठीक है, 0 बढ़ता जा रहा है। चलो, इसी को AS भी कहते हैं। अलग से मैंने लिख दिया, ज़रूरत नहीं है वैसे, बट आप लिख लो तो थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगा। AD क्या है भाई, AD इक्वल टू C+I। क्या था हमारा AD, 0, फिर वो हो रहा था हमारा 0 से होता, सॉरी AD तो 0 नहीं होगा, इसलिए 40 + 20 60, 40 + 80 120 + 20 140, 220, 300, 380, 460। चलो, सेविंग्स क्या है, सेविंग्स इक्वल टू Y - I। कहते हैं ना Y इक्वल टू C+S, S इक्वल टू Y - C। तो सेविंग्स हमारा क्या होगा, Y 0 है, कंजम्पशन स्टिल कुछ ना कुछ होगा, दैट इज आवर -40। यहाँ पे हो गया था, फिर 100 है, कंजम्पशन था हमारा -20, 0,
300, still it will increase, चलो 40, 300 लेवल ऑफ इनकम पे 40, 120 माइनस 100, 160 माइनस 140 प्लस 80, 220, इन्वेस्टमेंट हमारा 20, 20, 20, 20, 20, 20, ये होगा हमारा सेविंग्स। यहाँ पे 20, अगर आप कंजम्पशन को, हम लोग ने कंजम्पशन क्या रहता है 0, 40, 120, 200, 280, 360, 440। अब यहाँ पे $280 माइनस, चलो 360 माइनस 40, 40, 440 माइनस 60। रिमार्क्स क्या हो गया, हम सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करें तो यहाँ हमारी सेविंग्स कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। यहाँ सेविंग्स कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, सेविंग्स कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। यहाँ हमारा हो गया सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। यहाँ फिर हमारा सेविंग्स ज़्यादा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, सेविंग्स ज़्यादा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कहाँ पे इस्टेब्लिश होगा, इस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे जहाँ हमारा सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है। सेविंग्स का हमने शेड्यूल ऑलरेडी पढ़ रखा है, सेविंग्स इक्वल्स टू y माइनस सी, ये हमने सी लिया, ये हमारा y है, उससे हम सेविंग्स के वैल्यू को निकालें। ठीक है, ये हो गया हमारा शेड्यूल। यहाँ पे हमारा 300 लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब आगे देखो, अब अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होगा या सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से कम होगा, वो मैं आपको थ्रू ग्राफ बताऊंगी। पहले ग्राफ बना लेते हैं। चलो, ये हो गया हमारा, चाहे आप एग्ज़ाम में ग्राफ से पूछे या शेड्यूल से पूछे, एक्सप्लेनेशन तो सेम ही रहेगा। अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है या इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज़्यादा या सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल है, तो इन तीनों केसेस में क्या होगा, एक्सप्लेनेशन तो सेम ही रहेगा, बस देयर विल बी चेंज इन, या तो आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट, अगर शेड्यूल भी पूछ रहे तो इकोनॉमिक्स में आप ग्राफ ज़रूर बना दो, तो वो एक एक्स्ट्रा इंप्रेशन क्रिएट करता है, आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा कॉपी में। दिस इज़ y, दिस इज़ x, दिस इज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट बना रहे हैं ना, तो बस वही बनाने की ज़रूरत है, एडीएस की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। नाउ दिस, चलो हमने लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट को ऑटोनोमस माना है, तो इन्वेस्टमेंट का लेवल तो सेम ही रहना है। लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने ऑटोनोमस माना ना एजम्पशन में, तो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट का ग्राफ कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट। अब सेविंग्स का क्या होगा भाई, सेविंग्स ये देखो, ये हो गया हमारा आई कर्व, दैट इज इन्वेस्टमेंट कर्व। सेविंग्स हम लोग कहाँ से शुरू करते थे, बिलो ओरिजिन, ये हो गया हमारा सेविंग्स कर्व। अब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जहाँ पे हमारा सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है। अकॉर्डिंग टू अप्रोच इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जहाँ पे हमारा सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है। अब उसके पहले देखो, दिस इज द पॉइंट जहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम होगा। अब इसके पहले देखो, इन पॉइंट्स पे इफ आई से दिस इज आवर सेविंग्स कर्व। अब मान लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये है y, यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम है। अब लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर इससे पहले हम आए, y के पहले हम कोई भी पॉइंट ले लो, चलो ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या है, ये हमारी लेवल ऑफ सेविंग्स है एंड ये हमारी लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है।
क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम कि जो हमारी सेविंग्स है इट इज़ लेस देन इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स कैसी है? इन्वेस्टमेंट से कम है। एंड इसके बाद हम इस पॉइंट के बाद ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारी जो सेविंग्स है वो इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है। एंड इस पॉइंट पे सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। इसका क्या मतलब है? अगर सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से कम हुआ तो इसका मतलब क्या है? जो फर्म ने एक्सपेक्ट करा कि हाउस होल्ड सेव करेंगे वो उससे कम सेव कर रहे हैं, मतलब फर्म पीछे है। अगर फर्म ने एक्सपेक्ट करा कि हाउस होल्ड कम सेव करने वाले हैं लेकिन हाउस होल्ड ज़्यादा सेव कर रहे हैं तो क्या होगा? अगर फर्म एक्सपेक्ट कर रहा है कि हाउस होल्ड ज़्यादा सेव करने वाले हैं लेकिन हाउस होल्ड जो है वो कम सेव कर रहा है तो उस केस में क्या होगा? यहाँ सेव कम कर रहा है ना हाउस होल्ड एंड फर्म एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहा है तो इस केस में क्या होगा? सेविंग्स कम कर रहे हैं मतलब खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, खर्च ज़्यादा कर रहे हैं मतलब उनके डिमांड को फर्म को फिर मीट करना पड़ेगा। तो वो धीरे धीरे क्या करेंगे? लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को यहाँ से बढ़ाते 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 फिर यहाँ पे ले आएंगे जहाँ पे उनकी एक्सपेक्टेशन है सेविंग्स की वो इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है। अब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? इस पॉइंट पे फर्म ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि हाउस होल्ड सेव कम करेगा। फर्म की एक्सपेक्टेशंस थी कि हाउस होल्ड सेव कम करेगा लेकिन अब हाउस होल्ड क्या कर रहा है? सेविंग्स को ज़्यादा कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्म पहले से ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिए ना पैसा, ये एक्सपेक्ट करके कि हाउस होल्ड इन्वेस्ट कम करेगा। हाउस होल्ड अगर अपनी सेविंग्स को फर्म के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा करे तो फर्म उस केस में क्या करेगा? वो ये ऐसा सोच रहा था कि वो सेव कम करने वाले हैं लेकिन वो सेव ज़्यादा कर दिए। फर्म ऐसा सोच के कि हाउस होल्ड सेव कम करेगा इसलिए वो इन्वेस्ट ज़्यादा कर दिए। ऐसे समझो कि आप फर्म हो, आपके कुछ कस्टमर्स हैं। आप इस केस में यानी इक्विलिब्रियम से पहले वाले केस में ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो हाउस होल्ड है ना वो सेविंग्स ज़्यादा करने वाला है लेकिन वो किया क्या? सेविंग कम कर दिया। सेविंग कम किया मतलब डिमांड ज़्यादा हो गया ना। सेविंग कम किया मतलब वो मार्केट में डिमांड ज़्यादा कर रहा है, आपको उस डिमांड को फुलफ़िल करना पड़ेगा। उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए आप क्या करोगे? अपने इन्वेंटरीज़ को हटाओगे। एंड जो इन्वेंटरीज़ आपने यूज किया, आपको अपने इन्वेंटरीज़ को एक डिज़ायर्ड लेवल पे तो रखना है, तो आपने जिन इन्वेंटरीज़ का यूज किया उन्हें फिर से डिज़ायर्ड लेवल पे लाने के लिए क्या करोगे? प्रोडक्शन बढ़ाओगे। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फिर एम्प्लॉयमेंट आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो इक्विलिब्रियम से पहले के पॉइंट पे जब हाउस होल्ड सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से कम कर रहा है तो इस पॉइंट पे आपको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन वही इक्विलिब्रियम के बाद वाले पॉइंट पे F5 से तो जो आप एक्सपेक्ट किए थे ना अपने कस्टमर से, अपने हाउस होल्ड से कि वो जो है सेविंग्स कम करने वाला है एंड इसलिए आपने अपने इन्वेंटरीज़ को ज़्यादा कर रखा है, तो उस हाउस होल्ड ने क्या करा? सेविंग्स ज़्यादा कर लिए। सेविंग्स ज़्यादा कर लिया मतलब आपके पास अनवांटेड इंक्रीज इन इन्वेंटरीज हो गया। जो इन्वेंटरीज आप नहीं चाहते थे वो भी आपके पास आ गया। तो उन अनवांटेड इंक्रीज इन इन्वेंटरीज को वापस से डिजायर्ड लेवल पे लाने के लिए आप क्या करोगे? अपना प्रोडक्शन डिक्रीज करोगे। प्रोडक्शन कब तक डिक्रीज करेंगे? जब तक वापस से हमारा सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट का लेवल ना आ जाए। It was our savings and investment approach. It was far similar, much similar to that aggregate demand and aggregate supply approach. बस उसको सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिख दिया। कंजम्पशन के पार्ट को हटा के दोनों से क्या होता है? AD इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। AS इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। ठीक है, अब AD इक्वल टू AS होगा तो C प्लस आई इक्वल टू C प्लस एस तो होगा ना। कंजम्पशन कंजम्पशन गया, I इक्वल टू एस, दैट इज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ये अलग से कुछ नहीं है, बस उसी को थोड़ा और इलेबोरेट कर दिया तो बन गया सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इक्विलिब्रियम पता करने के कितने तरीके? 2 तरीके हम लोगों ने कर लिया। इन 2 तरीकों में क्या होता है? पहला, जब एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई रहे या सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट रहे। अगर उससे पहले आ जाए, अगर सेविंग्स कम हो रहे इन्वेस्टमेंट से तो इसका मतलब फर्म
अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा, इकोनॉमी में लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो गया एग्रीगेट सप्लाई से, फिर यही सिचुएशन, एंड वाइस वर्सा, उसी का उल्टा होगा ना। अब ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होता है, हमारा लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड क्या रहेगा, वो AD इक्वल टू AS था ना, द लेवल ऑफ डिमांड विच इज मेट बाय द एग्रीगेट सप्लाई इज कॉल्ड इफेक्टिव डिमांड, उसी को कहते हैं हम लोग इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल। अब आगे चलो, हम लोगों ने इक्विलिब्रियम तो डिसाइड कर लिया भाई। अब आगे क्या है कि हमें ये नहीं पता कि वो इक्विलिब्रियम का जो लेवल है, या जो जिस लेवल पे इक्विलिब्रियम हमारा आया है, वो एक आया था ना लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, जहाँ पे एग्रीगेट इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई था, उसके करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट था। अब हमें वो तो नहीं पता है ना, जहाँ हमारा इफेक्टिव डिमांड हुआ है या जहाँ हमारा एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हुआ है, वो उस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को हम फुल एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। फुल एम्प्लॉयमेंट का डिफिनीशन तो पता होगा ना, ऐसा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे जो भी रिसोर्स काम करना चाह रहा है, चाहे वो आदमी हो, लैंड हो, कुछ भी हो, अगर वो काम करना चाह रहा है, उसके अंदर एबिलिटी है, तो उसे उस वेज रेट पे काम मिल जा रहा है। दैट वाज अवर फुल एम्प्लॉयमेंट। अब हम लोग उस फुल एम्प्लॉयमेंट के अपने इक्विलिब्रियम लेवल से कंपेयर करेंगे। हम लोगों ने फुल एम्प्लॉयमेंट पढ़ लिया क्या होता है, हमारा इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होता है हमने पढ़ लिया। अब जो हमारा इक्विलिब्रियम डिटरमाइन हुआ है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है या नहीं, हमें वो पढ़ना है। अब एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हुआ, इस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे हुआ जिसे हम Y कह रहे हैं, ये हमारा Y लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम शो करता है या नहीं, यानी जो फर्म सप्लाई करना चाह रहे हैं और जितना हम डिमांड करना चाह रहे हैं, जितना कंज्यूमर्स और फर्म्स मिलके डिमांड कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड है इकोनॉमी में, एंड जितना एग्रीगेट सप्लाई है, वो दोनों इक्वल होके एक इक्विलिब्रियम बना दिया, और वो इक्विलिब्रियम कुछ ना कुछ लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट शो कर रहा है। अब वो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट है या नहीं, उस इक्विलिब्रियम के पॉइंट का लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहलाएगा या नहीं, हमें वो पढ़ना है। इसमें कितने केसेज हो सकते हैं, मैक्सिमम सोच के देखो, हमारा इक्विलिब्रियम लेवल डिटरमाइन हुआ किसी ना किसी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे। अब इसके कितने केस हो सकते हैं, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब क्या, एक ऐसा स्टेट जहाँ पे जो भी हमारे इकोनॉमी के एजेंट्स हैं वो खुश हैं भाई, उन्हें वहाँ से कहीं नहीं जाना है, they are satisfied, they don't want to change their state, that is equilibrium। अब देखो कितने केसेज हो सकते हैं इसके, हम इसे एम्प्लॉयमेंट से कंपेयर कर रहे हैं, तो कितने केसेज हो सकते हैं। इक्विलिब्रियम कब कब आ सकता है, पहला, एक तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा, या पहले सबसे पहले ले लो फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी हमारा जो इक्विलिब्रियम है और उसके इक्विवेलेंट, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है इकोनॉमी का। ऐसा क्लासिसिस्ट ने कहा था कि जब जो भी इक्विलिब्रियम हमारा डिटरमाइन होगा वो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे डिटरमाइन होगा, लेकिन केन्स इसी को गलत कहा था। केन्स जो थे उन्होंने कहा कि भाई ज़रूरत नहीं है कि हमारा जब भी इक्विलिब्रियम हो तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारा इक्विलिब्रियम तो डिटरमाइन हो गया हो, मतलब AD और AS मिलके एक पॉइंट तो डिटरमाइन कर लिए एक लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे, लेकिन अब वो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट सारे रिसोर्सेज को फुलफिल कर रहा है या नहीं, ये तो नहीं पता है ना हमें। आप और आपका फ्रेंड मिलके कुछ भी एक डिटरमाइन कर लिया, अब वो पूरे क्लास के अकॉर्डिंग है या नहीं ये तो नहीं श्योर है ना। आप दोनों ने मिलके कुछ प्लान करा, ठीक है, आप उसमें खुश, आपका फ्रेंड उसमें खुश, आपके क्लास में और 38 बच्चे हैं, वो तो उसमें खुश ना हो, या हो सकता है 38 बच्चे खुश हो, 2 बच्चे खुश ना हो, तो फुल एम्प्लॉयमेंट तो नहीं रहा ना। तो AD और AS मिलके जो इक्विलिब्रियम डिटरमाइन किया, जरूरी तो नहीं है ना कि वो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे जो इक्विलिब्रियम डिटरमाइन हुआ हो
वो इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज हैं सबको काम पे लगा रहा है। हो सकता है कुछ ऐसा रिसोर्स हो जो काम करना चाह रहा है, उसे काम नहीं मिल रहा। ऐसा हो सकता है ना कि भाई डिमांड ही ऐसा हाउस होल्ड नहीं कर रहा था, इसलिए फर्म ने किसी एक पर्टिकुलर रिसोर्स को काम पे लगाया ही नहीं। जितना हाउस होल्ड डिमांड कर रहा था वो तो सप्लाई से मिला दिया, जो आप डिमांड कर रहे हैं मैं वो सप्लाई कर रहा हूँ, हम दोनों खुश हैं। लेकिन वो जो रिसोर्स उन्होंने काम पे नहीं लगाया डिमांड कम होने की वजह से, उसका क्या करेगा? उसका तो फिर कुछ नहीं कर सकते आप। वो तो फिर काम करना चाह रहा है, उसके अंदर एबिलिटी भी है, वेज रेट भी खुश है उस पर, लेकिन वो उससे काम तो नहीं मिल रहा है। लेकिन आपने तो इक्विलिब्रियम डिटरमाइन कर दिया है। तो AD इक्वल टू AS डजंट गारंटी ना कि आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे हो। ठीक है, कुछ ना कुछ एक लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहा जहाँ पे हमारा AD इक्वल टू AS हो गया एंड हम उसको इक्विलिब्रियम डिसाइड करके बता दिए। तो कुछ Y लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट था जहाँ पे इक्विलिब्रियम डिटरमाइन हो गया। अब ये Y लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये तो इंश्योर नहीं कर रहा ना कि जो फर्म में जितने भी रिसोर्सेज, इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज है वो सारे काम पे लगे हुए हैं। उसे इंश्योर कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पता करना पड़ेगा कि जो हमारा AD और AS है वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे है या नहीं। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट पे है तो एक पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या होगा? बस वही बात, कुछ एक ऐसे रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी में जो काम पे तो लगना चाह रहे हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम उसके पहले ही डिटरमाइन हो गया है तो वो काम पे लग नहीं पा रहे। तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? अंडर एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब जो काम पे लगना चाह रहे हैं सारे काम पे लग गए, हमारा इक्विलिब्रियम डिटरमाइन हो गया। दूसरा पॉइंट, जो हमारा इक्विलिब्रियम डिटरमाइन हुआ है उस पर हमारे इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेज काम पे नहीं लगे हुए, दैट इज आवर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब तीसरा पॉइंट जो कि बहुत रिलेवेंट सा है उसे कहते हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब ये बताओ, ये पॉसिबल है? इकोनॉमी में मान लो 100 यूनिट्स हैं, ठीक है, एंड वो 100 के 100 काम पे लगे हुए हैं, ठीक। 100 यूनिट्स है एंड वो 100 के 100 यूनिट्स काम पे लगे हुए हैं। एग्रीगेट डिमांड जितना था वो 100 के 100 यूनिट्स मिलके काम कर दिए, ठीक है। अब एक बात बताओ, एग्रीगेट सप्लाई यही 100 यूनिट हो सकता था। अब ये सोचो, ठीक है, डिमांड बहुत बढ़ गया इकोनॉमी में, तो क्या आप इस अपने सप्लाई को बढ़ा सकते हो? इस पॉइंट के बाद आपकी कैपेसिटी ही है इकोनॉमी की 100 यूनिट्स, फुल एम्प्लॉयमेंट यही आपका 100 यूनिट है। तो क्या उसके बाद फिर लाख डिमांड बढ़ जाए, क्या आप उसे कुछ कर सकते हो? मान लो डिमांड हो गया 110 यूनिट्स, तो क्या आप इस 10 यूनिट्स को फुलफिल कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो वो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का हम क्या करें? बहुत इररिलेवेंट सा कंसेप्ट है, बस हमें दे दिया बुक में। एक्चुअल सिनेरियो में ऐसा कुछ नहीं होता है, हम उसे ग्राफ से भी समझ लेंगे क्योंकि बुक में दिया है, बट एक्चुअली ये ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉसिबल ही नहीं है। 100 यूनिट्स थे इकोनॉमी में एंड ये 110 यूनिट्स डिमांड हो गया, भाई सारे एग्रीगेट सप्लाई तो ख़त्म हो गए। अब इन 10 यूनिट्स का क्या करना है? ख़त्म है भाई, 10 यूनिट्स का हम फुलफिल कर ही नहीं सकते। तो ये 10 यूनिट बहुत ही इररिलेवेंट सा चीज़ है, ठीक है। चलो, तो इक्विलिब्रियम कितने केसेस में हो गए? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इन तीनों का ग्राफ होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आप एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच, यहाँ तक के कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं उसे रिपीट कर दूंगी हो सके तो, या आपको पर्सनली बता दूंगी, जो भी हो। अगर आपको कोई डाउट हो अभी तक आप मुझे मैसेज कर देना। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे ऐसे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं दैट आई वांट टू हेल्प यू, आई रियली थैंक यू ऑल, बट मैं अभी उस लेवल पे ना तो वीडियोस बना रही हूँ और ना ही मेरा ऐसा कुछ है कि मैं यूट्यूब पे बहुत आगे बढ़ जाऊँ, कुछ मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ चाहिए, ठीक है। इफ़ एनीवन नीड्स एंड दे गेट माई वीडियो, आई वुड लव टू सी दैट, बट मुझे अभी ऐसा कोई हेल्प नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच टू यू ऑल दैट आपने भी हेल्प करने के लिए कोई इनिशिएटिव लिया, यू अप्रोच्ड मी,
but sorry to say I don't need any help right now. Thank you. Oh, bloody.